Gagan, are you ready? Okay, so going live in Ritika, your camera is. Akshat, Ankit, let us allow camera. Allowed. Okay, anchors, we are going live in 3, 2, 1. वाक्य कला आपने महत्वपूर्ण सोच, प्रभाव संचार तथा बेहतर समस्या समाधान विकसित करती है। आपको मौका मिलता है अपने विचार को लोगों के सामने रखने का। नमस्कार दोस्तों, मैं रितिका और मैं शिव्या, हिंदी लिटरेरी एसोसिएशन
और मैं एनआईटी अगरतला लिटरेरी क्लब से द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्पर्धा के वाद विवाद कार्यक्रम के प्रथम चरण में आप सभी का स्वागत करते हैं। पहला राउंड शुरू करने से पहले राउंड के नियम जानते हैं। एक बार में केवल एक स्पीकर होगा। हर एक स्पीकर को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मिनट स्पीच के लिए और 2 मिनट रिबाइटल के लिए। 2 मिनट पर एक चेतावनी बदल होगा और स्पीकर के लिए यह सलाह दी जाती है कि वह उसी के बाद से अपनी स्पीच समाप्त करना शुरू कर दें। 3 मिनट पर समय के अंत का संकेत देने वाला एक अंतिम बजर होगा। समय सीमा से आगे निकलने पर आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। मॉडरेटर द्वारा स्लॉट के स्पीकर को बुलाया जाएगा। उनके नाम आने पर उन्हें कैमरा ऑन और अपना माइक अनम्यूट करना होगा। जब स्पीकर बोल रहा होगा तब जिस प्रतियोगी को क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी वो उसी समय अपना हैंड रेज कर सकते हैं। रिबाइटल के समय जिसका हैंड रेज पहले हुआ होगा उन्हें क्वेश्चंस पूछने का मौका दिया जाएगा। रिबाइटल के समय प्रतियोगी स्पीकर से केवल एक सवाल पूछ सकते हैं और कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगा। क्वेश्चन स्पीकर की स्पीच से रिलेटेड ही होना चाहिए। पालन करने के लिए अतिरिक्त नियम और सुझाव। किसी भी व्यक्ति या समुदाय का अनादर करने के इरादे से प्रतियोगी को अभद्र भाषा या शब्दानों का उपयोग नहीं करना है। ऐसी किसी भी भाषा का उपयोग करने पर जजेस द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। वाद विवाद के दौरान वक्ताओं को अपने माइक और कैमरास हर समय बंद रखना होगा और केवल मॉडरेटर के कहने पर ही उन्हें चालू करें। मार्किंग को मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: कंटेंट, प्रेजेंटेशन एंड कंडक्ट। खंडन दौड़ यानी कि रिबेटल के समय अच्छा प्रदर्शन करने पर वक्ता यानी द क्वेश्चनर को कोई एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन खराब प्रदर्शन करने पर स्पीकर के अंक घट सकते हैं। सभी प्रतियोगी को सारे नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। न्यायाधीशन और मॉडरेटर के सभी निर्णय अंतिम और गैर चुनौतीपूर्ण होंगे। आपके प्रस्तुतिकरण की सफलता को न केवल विस्तारित ज्ञान से आंका जाएगा, बल्कि आप इसे कैसे प्रस्तुत करते हैं और बाकी प्रतिभागियों के तथ्य को आप कैसे विरोध करते हैं। चलिए इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के पहले स्लॉट का विषय है कोविड की दूसरी लहर पर पूरी जवाबदारी भारतीय सरकार की है। इस स्लॉट के जजेस हैं अनुकृति सिंह और तरंग वत्स। जब कंटेस्टेंट का नाम बुलाया जाएगा तब उन्हें ये बताना होगा कि वह टॉपिक के फेवर में बोलेंगे या अगेंस्ट में। मॉडरेटर द्वारा स्टार्ट बोलने पर ही बोलना शुरू करना है। तो मैं पहले प्रतियोगी को बुलाना चाहूंगी, अंश गुप्ता। यस मैम। अंश आपका समय शुरू होता है अब। तो मैं इस वाद विवाद कोविड की दूसरी लहर पर पूर्णतः जवाबदेही सरकार की है, इस पर पक्ष में बोलना चाहता हूँ। तो मैं अपने पहले 4 लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। गंगा में गिरे सब उनको गिने कौन, गंगा में गिरे सब उनको गिने कौन, सरकार बेचने पड़ी है जुमले, उन खरीदने पड़े हैं हजारों लोग, और अस्पताल में कमी है डॉक्टर और ऑक्सीजनों की, मगर आंख में बंद है पट्टी, उनको खोले कौन। तो मैं अब अपनी जो वाद विवाद है इसका शुरुआत करना चाहता हूँ। अब मैं आपको कुछ आंकड़ों से अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि हमें पता है, अब जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है वो है भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देश में उनके 9,500 आईटी सेल के जो मुखिया हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जब दूसरी लहर स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई लगभग 1 अप्रैल के करीब। 1 अप्रैल में हमारे पास लगभग 50,000 जो कोविड केसेस आना स्टार्ट हो गए थे। अगर वो चाहते तो उनके पास इतने ज्यादा लोग थे कि वो अपनी पूरी की पूरी चीजें वर्चुअली कर सकते थे, और वो दूसरे लोगों के लिए एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर सकते थे
कि हम एक दूसरे तरीके से एग्जांपल सेट कर सकते थे कि सब लोग वर्चुअली करें और देश की दूसरी लहर को कोरोना से बचा जा सकता था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि देश में जो उस टाइम जब कोरोना की दूसरी लहर स्टार्ट हुई, तब मात्र 4% लोगों को ही वैक्सीनेशन लग पाई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब जब पीएम केयर्स फंड था, उसमें लगभग 9,000 करोड़ को रुपए मिले थे। अगर हम मान लेते हैं उसका आधा भी सरकार खर्च करती, तो लगभग हम लोग के पास 35 करोड़ डोजेस का पूरे पर्याप्त रुपए थे। मगर सरकार ने एकदम ही नहीं ध्यान दिया। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया कि वो रुपए अपने पास रखे, उन्होंने वैक्सीनेशन पे ध्यान एकदम ही नहीं दिया। सीरम इंस्टीट्यूट और जितने भी कोवैक्सीन थे वो कहते रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, मगर सरकार ने एकदम ही ध्यान नहीं दिया। वो बस अपनी चुनावी रैलियों में ध्यान देते रहे। उन्होंने लोगों के मरते गए, लोग आते गए। बल्कि यहाँ तक जो चुनावी रैलियां थी उसमें ये तक कहते रहे कि ये इतनी बड़ी जनसभा तो आज तक हमने देखी ही नहीं। वो मतलब कि कोविड की लहर अभी खत्म ही नहीं हुई थी, कोविड अभी था, लोग तुरंत केस आते रहे थे, मगर उन्होंने कभी भी बंद ही नहीं किया। वो कहते रहे कि देखिए इतनी बड़ी जनसभा आई है, इतना ज्यादा हमें वोट दीजिए। अगर चाहती भारतीय सरकार तो ये सब चीजें टाल सकती थी। हम जानते हैं कि भारत एक जैसे हम जान सकते हैं कि जैसे अमेरिका में इलेक्शंस हुए और जगह इलेक्शंस हुए, तो उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, जैसे उन लोग की जो डिबेट हुई वो तक एक कोविड प्रोपरेट एरिया में हुई। मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक मास्क तक जो वो थे वो नहीं पहने हुए थे। जी, तो आपका मैं समय अब समाप्त होता है। बजर नहीं किसी को अंश जी से सवाल पूछना है? तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं जिस किसी को भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। मुझे अंश से सवाल पूछना था और मुझे यह पूछना था कि आपने सरकार का तो जितना भी खामियां था उसका तो मेंशन बखूबी बढ़िया से किया, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी के बारे में तो आपने कहीं कुछ मतलब बताया ही नहीं कि लोग यहाँ पे किस तरह से गलत हो गए, या फिर लोग गलत हुए तो उस तरह को किस तरह से सुधारना चाहिए था। मैंने सबसे पहले ही बताया है कि अगर सरकार चाहती तो वो कर सकती, क्योंकि सरकार क्या होती है, लोगों की प्रतिनिधि होती है। तो अगर चाहे तो सरकार कह सकती थी लोगों को कि आप ऐसा करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी गाँव में आज भी गाँव या फिर शहरों में लोग सरकार के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, ना कि लोग अपनी तरीके से। तो अगर सरकार चाहती तो वो अपनी तरीके से सारी चीजें, रूल्स और सब चीज बता सकती थी, जिसको लोग जरूर फॉलो करते, और तब जाके हम ये अच्छी चीजें कर सकते थे। हेलो, हाँ क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ, अंशु जी, आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया सब चीजों को, लेकिन मेरा सवाल बड़ा साधारण सा है। ये वीडियो, अच्छा, मेरा सवाल बड़ा साधारण सा। आपने जो आज का विषय है कि कोविड की द्वितीय लहर की पूर्णतः जवाबदेही भारतीय सरकार की, आपने चुनावों के बारे में कहा कि चुनाव भाजपा जाके, और जो केंद्र में सरकार है भाजपा की, वो लड़ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही थी, तृणमूल कांग्रेस भी लड़ रही थी और बाकी जो वहां पे सरकार चला रही है वो भी लड़ रही थी। तो सारी जवाबदेही केंद्र सरकार पर आप कैसे डाल सकते हैं? क्या राज्य सरकारों की कोई जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए थी? धन्यवाद। मैं आपकी बात से एकदम पूर्णता करता हूँ, मगर आप ये बताइए कि सबसे देश की जो राजनीतिक दल था वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल था वो कौन था? वो था भारतीय जनता पार्टी। अगर वो चाहती तो उसने सबसे बाद में सबने जब वर्चुअली किया या फिर अपनी जो रैलियां थी वो बंद करी या फिर पोस्टपोन करी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टियां जो रैलियां थी वो पोस्टपोन करी। अगर वो चाहती तो वो सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करती, और तब वो लोगों को एक तरीके से लोगों के लिए जवाबदेही या फिर लोगों को जवाबदेही या फिर दूसरी पार्टियों को पूरा कर सकती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जनशक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास है। वो चाहे तो वो दुनिया को दिखा सकती थी कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, और लोग भी राजनीतिक दल होते वो उनसे एग्जाम्पल लेते और अच्छा काम करते।
ना कि वो उनकी तरह देखते हो और जनसभा को बुलाने के लिए उमड़ आते। जी, तो ये आपका मेरे हिसाब से समय एकदम यही गलत है। समाप्त होता है। धन्यवाद। शुक्रिया अंश जी, आपने काफी अच्छा बोला। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रतियोगी की ओर। तो विशाल जैन। विशाल, आपका समय शुरू होता है। नमस्कार सभी को। दिसंबर 2019 से लेकर आज जुलाई 2021 तक, इन लगभग 2 सालों में हमने जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने बीते वर्षों में कभी शायद ही देखे होंगे। लोगों ने कितने नुकसान झेले हैं वो मैं शायद गिनती का कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे नुकसान थे जिनकी भरपाई करने में वर्षों लग जाए, और कुछ तो ऐसे नुकसान थे जिनकी तो भरपाई हो भी नहीं सकती। और वो कुछ ऐसे नुकसान थे जैसे परिजनों को खो देना, और फिर अपने नौकरी खो देना, और सबसे सबसे शायद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमने खोई और किसी का शायद उस पर ध्यान भी नहीं गया होगा, वो चीज थी धैर्य। और इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। और धैर्य खोने का कारण हमने ये तक सोचना बंद कर दिया कि 150 करोड़ आबादी वाले भारत राष्ट्र की को महामारी से बचाने के लिए जब सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, तो हमने उसी विपक्ष में हमने ये मतलब हर संभव कोशिश की कि हम उन प्रयासों को कैसे निष्फल कर दें। हमने मतलब जब अनलॉक किया गया ताकि हम प्रगति क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, जीडीपी गिरी, आर्थिक स्थिति बदली, तो उन सबको जब भरपाई करने के लिए जब अनलॉक हुआ तो हमने ये लापरवाही बरती कि हमने ये सोचा भाई अब संक्रमण खत्म हो चुका है, अब आगे और कोई नुकसान नहीं होगा, तो अब हम अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो पिछले वर्ष बीते वर्ष 97,000 केस अधिकतम थे, अब इस बार न्यूनतम 3 लाख केस रोज आ रहे थे। 3 से 4 गुना रोज नुकसान हमें मतलब देखना पड़ रहा था। और इसकी और मृत्यु दर तो काफी। और अंश जी ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन जहां जहां वैक्सीन लगी उसको भी निष्प्रभाव कर दिया गया। क्यों? ये भी सिर्फ हमारे धैर्यहीन जनता के कारण, जिनकी जिद थी कि वो घर पे रहना नहीं चाहते। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की जवाबदेही, ये पूर्णतः है धैर्यहीन जनता जिसने सरकार के हर प्रयासों को निष्फल किया। इसकी वजह से हमने खुद कोरोना की सेकेंड वेव को न्योता दिया। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग ने बिना हम लोग के अंदर धैर्य नहीं था, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अपनी जनता के प्रतिनिधि होती है वो होती है सरकार। तो जो सरकारें कहेंगी वही जनता करेगी। सरकारें अगर सही तरीके से प्रोटोकॉल बनाती, सही तरीके से रूल्स एंड लॉ को फॉलो करती, तो ये जनता कभी ना करती। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ जनता ही की ये गलती है, ये सरकारों की गलती नहीं है? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने सवाल पूछा तो आपने ये चीज देखा कि सरकार ने जितने भी प्रयास किए, सरकार ने हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार कहा कि घर पे रहिए, मास्क पहनिए, बाहर निकलने पर जरूरत पड़ने पर बाहर निकलिए, आवश्यकता नहीं, मतलब अगर आवश्यकता नहीं है तो बाहर मत निकलिए। फिर भी लोग बाहर निकले, और क्या हुआ उनके साथ? सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूरन फिर अपने हाथ में कार्रवाई लेनी पड़ी। अगर आप नहीं मानेंगे सरकार की बात, तो फिर सरकार भी क्या कर सकती है? तो ये चीजें उनको पहले ही कर लेनी चाहिए ना, कि पुलिस को उतना ज्यादा वो देना चाहिए कि लोग ना कर सके। नो और क्रॉस उसके क्वेश्चनिंग अलावा अंश। ओके ओके। नो क्रॉस क्वेश्चन। हेलो। आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मेरा सवाल इनसे है कि जैसे इन्होंने कहा कि जनता का धैर्य नहीं था, तो एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो दिल्ली में जैसे बहुत सारे जो माइग्रेंट्स मजदूर लोग रह रहे थे, उनके लिए मतलब एक अनसर्टेनिटी टाइप था। वो लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो क्या यहाँ पे सरकार की जवाबदेही नहीं बनती कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कुछ सूचनाएं दे, उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए, उनको उनके जगह तक पहुंचाया जाए, उनके लिए खाना की व्यवस्था की जाए? सारा दोष सिर्फ जनता पर देकर आप जो है 5-6 राज्यों में इलेक्शन करवाकर क्या ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब जनता जो है उनको कोई बात नहीं समझ में आती,
या फिर सिर्फ जनता का ही दोष है, यहाँ पे सरकार का दोष नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सरकार का पूर्णतः दोष नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने चलिए स्पेशल ट्रेन चलवाई तो कुछ लोगों ने आगे बढ़ के भी तो सहायता की थी। विशाल, आपका टाइम यही समाप्त होता है। ओके जी, धन्यवाद। शुक्रिया विशाल जी, आपने काफी सही पॉइंट्स बोले। अब नेक्स्ट प्रतियोगी हैं श्रेयांशु सिंह। हेलो मैम, कैमरा ऑन मतलब ये डिसेबल दिखा रहा है होस्ट। अंकित, कैमरा इज ऑन। वो डिसेबल, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट है डिसेबल्ड। जी धन्यवाद। आपका समय शुरू होता है अब। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हो गई है हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसको डूबना है। दुष्यंत कुमार की ये गजलें जो आज का हमारा विषय है कि कोविड की द्वितीय लहर पर पूर्णतः जवाबदेही भारतीय सरकार की है, और मैं इसके पक्ष में बोलूंगा। ये दुष्यंत कुमार की ये गजल पूरी तरीके से सटीक बैठती है, क्योंकि जिसकी जवाबदेही थी, जिसको सब कुछ पता था, वो सब कुछ छोड़ के निकल चुका। जब मैं कहता हूं कि सब कुछ पता था, तो उसका कारण है कि हमारे पास सीओ सर्वे के आंकड़े थे जो ये बता रहे थे कि 2000 पहली लहर में 0.6% लोग संक्रमित थे, और मार्च के महीने में 21% लोग संक्रमित हो चुके थे। अब दुनिया की कोई भी समझदार सरकार इस कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए फायदे उठाने शुरू कर देती, कदम उठाने शुरू कर देती। यही नहीं, नवंबर 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कल्याण विभाग की एक संसदीय स्थायी समिति ने 30 सांसदों की समिति ने राज्यसभा के सभापति को कोविड के दूसरी लहर की चेतावनी सौंपी है। सितंबर 2020 में लोकसभा के पटल पर अश्विनी कुमार चौबे जो कि मंत्री थे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि दूसरी लहर आ सकती है। उसके बाद भी सरकार तैयार नहीं थी। सितंबर 2020, इसके जो दूसरे पहलू है, सितंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच ऑक्सीजन समर्थित बिस्तर जो होते हैं उसकी संख्या 36.5%, आईसीयू बिस्तर 46% और वेंटिलेटर 28% तक गिर गई। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीन की जो आपकी पॉलिसी रही केंद्र सरकार की, उस पर कितनी तल्ख टिप्पणियां की है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने अपनी महामारी प्रतिक्रिया की शुरुआत में राज्यों को सरकारों की भूमिका कम कर दी, राज्य सरकारों की। और इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि जो महामारी का विषय था हमारे पास, जो महामारी का विषय था, ये सबसे बड़ी जवाबदेही अगर किसी की है तो वो भारत सरकार की। और अंत में मैं बस 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार और हमारे विपक्ष के मित्र सुन ले कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। धन्यवाद। विशाल जी आप सवाल पूछ सकते, विवेक जी आप सवाल पूछ सकते। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि आपने कहा कि केंद्र सरकार ने समय पे चेतावनी नहीं दी हो, या फिर आप कह सकते हैं कि बद इंतजामी की गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सितंबर 2020 से लेके जब फर्स्ट वेव का पीक आया था, उससे लेके जब सेकंड वेव स्टार्ट हुआ था, उसके बीच में 14 मीटिंग्स करी गई थी मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के बीच में। उस 14 के मीटिंग्स की कुल मिला के यही बात थी कि हमें सेकंड वेव के लिए कैसे तैयार होना है। और सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ, 17 मार्च 2021 को देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक थी। उसमें उन्होंने साफ कहा था कि अभी हम कोरोना से ऐसे लग रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, बट रियल में हमारे फ्यूचर में या आगामी हमें ये सेकंड वेव भी देखना पड़ेगा या दूसरा लहर भी देखना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए तैयारियां करनी है। और मैं बताता हूं कि आप जैसे बता रहे थे वेंटिलेटर्स और वो सब, मैं बताना चाहूंगा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, और जैसे आप देख सकते होंगे न्यूज में, कुल मिला के 6400 ऐसे करके कुछ वेंटिलेटर्स आए थे। उसमें से मोर देन 50%
कह सकते हैं कि वो अभी तक लगाए भी नहीं गए हैं, और ये कहना कि उनके अंदर ही कुछ मिस्टेक है या कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो नहीं लगाए जा सकते, एकदम झूठा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। हालांकि ये सवाल नहीं था, ये आपने पूरा पैराग्राफ ही एक रीड कर लिया, लेकिन मैं आपको बड़े सटीक तरीके से बता दूं कि 2 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया। जो आपने कहा ना कि हम राजस्थान में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, उससे मेरा बहस नहीं है। मेरी बहस यह है कि 2 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया और उस पर लिखा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आवश्यक प्रकार के उपकरण जैसे मास्क, वेंटिलेटर का उत्पादन, खरीद, आयात और वितरण केंद्र सरकार के अधिकार प्राप्त समूहों का। जब सब कुछ आपने अपने अंदर ले लिया, वैक्सीन आपने एक अधिकार कर दिया, तो फिर आप राज्य सरकारों से क्या चाह रहे थे, और राज्य सरकारों से आप मांग क्या कर रहे थे, उस मीटिंग में बताते क्या थे उनको? मीटिंग करने से समस्या का हल नहीं होता है, समाधान काम करने से होता है। धन्यवाद जी, आपका टाइम। जी, शुक्रिया। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूंगी, जो सिर्फ हैंड रेज करेगा उन्हीं को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, और जो सबसे पहले करेगा सिर्फ उसे। नेक्स्ट प्रतियोगी हैं काजल कुमारी। काजल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ जी, आपका समय शुरू होता है अब। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है। मैं जहां तक देख सकता हूँ मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। सुसंध्या, मैं काजल कुमारी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला की छात्रा। आज के वाद विवाद के विषय कोविड के द्वितीय लहर पर पूर्णतः जवाबदेही भारतीय सरकार की है के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये हमारे देश की विडंबना ही है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें लोगों के सिवा कुछ और नहीं दिखता, वे 100% सत्य बोल रहे थे। लोगों के जीवन का मूल्य उनके राजनीतिक मत तक सिमट कर रह गया है। एक भारी आपदा के दौरान अनजाने में लापरवाही करने वाला इंसान भी, अनजाने में की गई लापरवाही भी किसी नरसंहार से कम नहीं होती, खासकर तब जब लापरवाही करने वाला खुद अति प्रभावशाली हो। भारतीय सरकार की यही लापरवाही, निरंतर विज्ञान का नकारना, खोखला राष्ट्रवाद और अयोग्यता ने लाखों की संख्या में लोगों की जान ली। शाहिद जमील, इंसागॉग के चेयरमैन, वो कहते हैं कि भारतीय सरकार ने कोविड नीतियों को बनाने के दौरान विज्ञान को महत्व नहीं दिया। जब मार्च की शुरुआत में नए कोविड के नए वेरिएंट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित किया गया था, तब सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। विदेशी कोविड टीकों को इस्तेमाल में लाने में अनावश्यक देरी, स्वास्थ्य मंत्रालय का कोरोनिल का प्रचार करना, और ये बखूबी जानते हुए कि द्वितीय लहर अपरिहार्य है, दूसरे देशों में ऑक्सीजन भेजना और फिर अपने देश के लोगों को ऑक्सीजन की तड़प में मरते देखना, ये सरकार की लापरवाही नहीं है तो और क्या है। कुंभ मेला और तमाम धार्मिक तीज त्योहार में लाखों की संख्या में भीड़ को ना ही सिर्फ अनुमति देना बल्कि भारतीय सरकार ने उनका बढ़ावा भी दिया। महामारी के बीच, लाखों लाशों के बीच चुनाव रैलियां निकाली गई। प्रधानमंत्री भारी भीड़ देखकर जश्न भी मनाया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की लापरवाही नरसंहार से कम नहीं है, और मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के समर्थन में ही पूरी तरह अग्री करती हूँ। आपका समय यही समाप्त होता है। विशाल जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कुंभ मेला और ये
जो भी जितने भी धार्मिक स्थल, हाँ मैं मानता हूँ कि धार्मिक स्थलों में लोगों की एक एकजुटता हुई, लेकिन इसको कैसे आप नजरअंदाज कर दीजिएगा कि अभी जो दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई, मतलब दूसरी लहर खत्म हुई, तीसरे के कुछ केसेस अभी शायद केरला और ये सब में आए, इस वक्त मनाली जाने की क्या जरूरत है? यहाँ अस्पताल में आपको बिस्तर नहीं मिल रहा है और आपको होटल में कमरे नहीं मिल रहे हैं और आप वहां घूमने जा रहे हैं, तो आप सरकार को कैसे बोल सकते हैं? तो मतलब हमारी भी गलती है एक तरीके से, हम क्यों मनाली जाएंगे भाई, जब हमें दिख रहा है कि अस्पताल में बिस्तर नहीं है और आप जा रहे हैं वहां पे मनाली छुट्टियां बनाने, पहाड़ पे छुट्टियां बना रहे हैं, तो आप सरकार को कैसे जवाबदेही दे सकते हैं सिर्फ? देखिए, एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है सरकार से सवाल करना, बाकी नागरिकों से सवाल नहीं करना। सरकार की जहाँ जहाँ कमियां हुई है हम वो बताएंगे, हम वो उजागर करेंगे। सरकार की कमियों के कारण ही ये सब हुआ है, ये पूरा नरसंहार सरकार के द्वारा ही किया गया है। सरकार से सवाल पूछा जाता है। मुकुल जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, इन्होंने अपने वक्तव्य के शुरुआत करी, नरेंद्र मोदी का एक भाषण है जो कि काफी पॉपुलर या फिर इनफेमस बोल सकते हैं, हुआ था, वो कोलकाता में था। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में 2020 में चुनाव होने थे, तो उस समय बीजेपी ने मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि वर्चुअल हम लोग रैली करने का एक प्लान रखते हैं। तो अपोजिशन का स्टेटमेंट था कि नहीं, बीजेपी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इनके बहुत ज्यादा वर्कर्स हैं फील्ड में, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग मतलब फेस टू फेस मतलब हम लोग रैली करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ सरकार जिम्मेवार है? क्या आपको अपोजिशन पार्टी नहीं दिख रही है जिन्होंने हजार ऐसे स्टेटमेंट दिए, जैसे कि बीजेपी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन नहीं चलेगी, वैक्सीन में ये मिला हुआ है, वो मिला? तो क्या सिर्फ सरकार पे जिम्मेवारी डालना क्या आपको उचित लगता है? यहाँ पे मेरा सवाल ये। काजल जी, आपका समय यहीं समाप्त होता है, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। हम नेक्स्ट प्रतियोगी की तरफ बढ़ते हैं। अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक, आपका समय शुरू होता है अब। धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, और मैं टॉपिक के समर्थन में बोलना चाहूँगा। तो अक्टूबर में जब फर्स्ट वेव खत्म हुई, जब सारे केसेस कम जा रहे थे, तो सबसे पहला चीज सोचा गया कि प्रायोरिटी अब हेल्थ सेक्टर को देनी है और वैक्सीन का प्रोडक्शन बनाना है। लेकिन जब सीरम इंस्टीट्यूट ने दिसंबर महीने तक मिलियंस ऑफ डोसेस बनाई, उसको हमारे लोगों को देने के बजाय, फुल स्केल वैक्सीन लगवाने के बजाय, हमारी सरकार ने इमेज बिल्डअप के लिए, भारत को विश्व गुरु का ताज दिखाने के लिए सारी वैक्सीन को बाहर एक्सपोर्ट करना चालू किया। और ये इतना ज्यादा तेजी से एक्सपोर्ट हुआ कि जितनी वैक्सीन हमने हमारे यहाँ बेची, मतलब जित हमारे यहाँ लगाई, उससे दुगनी से ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट की गई। हमारे खुद के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये बयान था कि 25 नेशंस आर स्टिल लाइंड अप फॉर मेड इन इंडिया वैक्सीन। इतना होने के बाद भी जब हमारे सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला के सीईओ आधार पूनावाला ने बोला कि हमारे पास पैसे कम है, इंसेंटिव्स कम है, हम प्रोडक्शन लाइन नहीं बढ़ा सकते, तो उसके लिए हमारी सरकार ने ना ही पैसे दिए ना कुछ किया। लेकिन हमारे सरकार के पास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए बहुत थे, जो उन्होंने कोविड के पीक में ये प्रोजेक्ट पास कर दिया। तो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज बिल्कुल शॉर्ट थी। उसके बाद मैं कुंभ के मेले के बारे में बात करना चाहूंगा। कुंभ का मेला जिसके लिए जो जब ऑर्गेनाइज किया गया, तो ना कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने कोई कॉग्निजेंस ली इसकी, और ना ही इसको कंडेम करने के बजाय हमारी सरकार ने लिटरली इसको प्रमोट किया। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पे इसको प्रमोट किया गया कि नहीं आप आइए, ये सेफ है। ये बोला गया कि हर चीज का टेस्टिंग की जाएगी, हर चीज प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। और बाद में पता चला कि 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग भी फेक थी। और इसके बाद हमारे उत्तराखंड के बीजेपी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि भैया लोगों का फेथ है भगवान में, तो हम कोविड को हरा देंगे। इतना ज्यादा फेथ था भगवान में कि 15 अप्रैल तक 20,000 करोड़ से भी ज्यादा कोविड के केसेस आ गए थे कुंभ के मेले से। एक चीज की मैं बात करना चाहूंगा, यूपी ग्राम पंचायत को बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियली लाया गया, बोला गया कि नहीं ये नहीं करवानी चाहिए। और उसके जो इलेक्शन की जो वर्कफोर्स थी, जो कि बेसिकली कंप्राइज करती थी स्कूल टीचर्स की, उनको अनविलिंगली लाया गया। और जब वो मरे बिकॉज ऑफ द क्रॉस मिसमैनेजमेंट डन बाय देम, जब वो मरे, इतना गंदा मिसमैनेजमेंट था कि जिस दिन वो मरे उस दिन उनके घर पे कॉल आ रहा था कि आप क्यों नहीं आए इलेक्शन ड्यूटी के लिए।
तो यू कैन सी इतना गंदा मिसमैनेजमेंट किया गया था। हमारी सरकार बोलती है कि भैया हमें हेल्थ के ऊपर काम करना है, ये बार बार सरकार ने ये ढिंडोरा पीटा कि भैया हेल्थ के ऊपर काम करना है, हम इम्प्रूव करेंगे, और ये बिल्कुल दिखता है हमारी सरकार के बजट में जिसमें साफ साफ ये दिख रहा था कि इस साल हेल्थ रिसर्च ब्रांच में हमारी सरकार ने 34.4% एक्सपेंडिचर घटा दिया है। तो अगेन हमारी सरकार की प्रायोरिटीज हैं वो सॉर्ट है। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोविड की सेकंड वेव की तो त्राहिमाम जो इसने मचाया है, इसका अब एक बहुत बड़ा ब्लेम हमारी सरकार को जाता ही है। धन्यवाद। जो भी प्रतियोगी स्पीकर से सवाल पूछ रहे हैं वो थोड़े छोटे पूछें जिससे स्पीकर को जवाब देने का समय बचे। तो विवेक जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो आपने बोला सेंट्रल विस्टा के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें याचिका डाली गई थी, तो उन्होंने ये बताया गया है कि जो वर्तमान जो हमारी ये जो बिल्डिंग्स है आप कह सकते हैं लोकसभा, वो अंग्रेजों के टाइम से भी पुराना का माना जाता है और वो 1940 के आसपास माना जाता है। तो उसके लिए वो कभी भी अगर 8 रिएक्टर का भी भूकंप आया तो वो कभी भी जर्जर होकर गिर सकती है। तो इसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो जानकारी मैं देना चाहता था। और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला हेल्थ एक्सपेंडिचर में 34% लेस किया था इस बार गवर्नमेंट ने, तो मैंने तो बजट के अंदर यही पढ़ा है कि 35% के समथिंग बढ़ाया था हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर। उसके लिए कोविड में अलग से अनुदान दिया था गवर्नमेंट में, और अभी जैसे 4 दिन पहले भी न्यूज आया था उसके अंदर स्पेशल एक कुछ 1000 करोड़ का एक पैकेज नया इमरजेंसी के लिए दिया गया है। तो आप बताइए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बोला सेंट्रल विस्टा के बारे में। सेंट्रल विस्टा के बारे में सर प्रायोरिटीज होती हैं जब देश में लोग मर रहे होते हैं, देश में ऑक्सीजन की किल्लत आ रही होती है और स्पेशली हमारे पास पैसों की कमी आती है, तो प्रायोरिटीज कोई भी दिमाग वाला आदमी या फिर कोई भी अच्छा दिमाग वाला आदमी या फिर लॉजिकल आदमी पहला प्रायोरिटी जो देगा। अर्थक्वेक जो है वो एक अनसर्टेन चीज है सर, वो कभी भी आ सकती है, हमें पता नहीं है, लेकिन लोग जो पहली प्रायोरिटी आती है, जो थोड़ी बहुत भी लॉजिक लगाने से पता चल जाता है, वो पहली प्रायोरिटी थी कि पहले हमें लोगों के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है, इस प्रोजेक्ट पे नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि बजट के बारे में, एक्चुअली में आपने थोड़ा गलत सुन लिया सर। हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट ये अलग है, आप जो प्रॉपर उसका बोल रहे हैं, हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट में 34.4% घटाया गया और दैट्स द आंसर। काजल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने कहा कि वैक्सीन को बाहर भेजा गया था, लेकिन जितने भी वैक्सीन को बाहर भेजा गया था उसमें से 84% तो उन्हें भेजना ही था, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था, भेजना ही था। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि काफी सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वो भी थे, लेकिन इसमें बाकी का क्या, बाकी के लोग तो अपने पहली बात जो बाकी की जो थी उनको तो सबसे पहले हमें खुद को लेना चाहिए था, वो हमने क्यों दी? क्योंकि एक वैक्सीन से अगर एक इंसान की भी जान बचती है तो वो बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी, आप जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बोल रहे हैं उसकी भी वजह है। आपका समय यही समाप्त। शुक्रिया, आपने काफी अच्छे पॉइंट्स रखे। सो नेक्स्ट प्रतियोगी है अक्षित पारेख। Am I visible and audible? Yes, अक्षित आपका समय शुरू होता है अब। नमस्ते, मैं अक्षित पारेख यह प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखना चाहूंगा। कोविड की द्वितीय लहर पर पूर्णतः जवाबदारी भारतीय सरकार की है। बात 2020 से ही शुरू करते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। जब कोरोना की पहली लहर आने से पहले का समय था, जब गवर्नमेंट तैयारियां कर सकती थी, तब प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप में बिजी थे और सारी विपक्ष की सारी बातों को अनदेखा करते गए। उसके बाद जब कोविड की महामारी अपना प्रचंड रूप लेती है, तब अचानक से अनायोजित लॉकडाउन किया जाता है, जिसके वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और 75 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग गरीबी में धकेले गए। माइग्रेंट क्राइसिस तो 1947 के बाद की सबसे बड़ी माइग्रेशन क्राइसिस थी इंडिया की। रोड पटरी पर गरीब मजदूर मरते रहे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद 100 साल की मेहनत से पाए गए मजदूर कानूनों को भी रद्द कर दिया गया। फिर सितंबर का महीना आता है, फर्स्ट वेव की पीक आती है, तब गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनली कृषि कानून पास कर देती है। अब यह कृषि कानून सरकार सिर्फ अपने पूंजीपतियों मित्रों की मदद करने के लिए पास करती है।
इन कानूनों के कारण इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट और आंदोलन को देखा, वो भी महामारी के बीच में। सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने पूंजीपतियों मित्रों का पेट भरना, श्रमिक वर्ग को धर्म के नशे में डुबाए रखना। सरकार अपनी गोदी मीडिया के साथ कभी तबलीगी पे इल्जाम डाल देगी, कभी नेहरू की गलती है, कभी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। पूरा 2020 इसी डिसेंट को क्रश करने में निकल गया। फर्स्ट वेव पूरी कैंडल थाली बजाने में निकल गई। डॉक्टर ने कहा मास्क पीपीई किट नहीं है तो फूल बरसा दिए गए, सब चंगा सी। इसके बाद अक्टूबर में ये पीक खत्म हो गई। उसके बाद सरकार के पास काफी समय था कि वो सेकेंड वेव की तैयारी कर पाती, लेकिन ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर की गई, ना बेड की संख्या सही तरीके से बढ़ाई गई। उसके बाद जब भारत में टीके बन जाते हैं तो सरकार दिसंबर जनवरी में उनको अपने लोगों की वजह एक्सपोर्ट करती है। अप्रैल मार्च तक तो कोई बड़े ऑर्डर भी नहीं दिए जाते। फरवरी में 6 राज्य में चुनाव घोषित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण जिसमें हजारों लाखों लोग प्रधानमंत्री के भाषण में आपका समय यही खत्म होता है। विवेक जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो आपने जैसे अपने डिबेट के स्टार्ट में आपने बोला कि तैयारियां करना सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया था, एक तरीके से मतलब कोविड के लिए उन्होंने समय पे कोई स्टेप्स नहीं लिए। तो मैं बताना, और आपने कहा कि इस विपक्ष ने आगाह किया था सरकार को। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब 2020 मार्च में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐसा पहले जताया था कि हमें लॉकडाउन लाने की, या फिर मतलब कुछ, तब लॉकडाउन इतना लोकप्रिय नहीं था ये वर्ड, पर उन्होंने ऐसा बोला था कि हम आर्थिक गतिविधियां सब रोक सकते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने ही कहा था कि ऐसे करोगे तो आर्थिक गतिविधियां रुक जाएगी, ये लॉकडाउन लगाना कतई है ना लाजमी नहीं है और ये नहीं लगना चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया था। तो आपका ये बोलना कि उन्होंने सरकार को मतलब पहले चेताया था और सरकार ने नहीं माना, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। आप इसके ऊपर बोल सकते हैं। और महाराष्ट्र में भी हुआ था जब एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना पे दबाव बनाया था कि लॉकडाउन मत लगाइए अभी सेकेंड वेव में। तो उसके ऊपर आपके क्या विचार है? पहली बात, आपने कहा सरकार ने विपक्ष की बात सुनी थी, यह बात तो बिल्कुल ही गलत है। सरकार और सरकार के ट्रोल्स ने जब राहुल गांधी ने जब पहली बार ये बात बताई थी तब उनका पूरा मजाक उड़ाया था। और रविशंकर प्रसाद के भी कई बयान है जिसमें वो सरकार विपक्ष के मजाक उड़ाते बताते हैं कि इंडिया में तो आएगा ही नहीं कोरोना वायरस। और लॉकडाउन की बात, हाँ, लॉकडाउन जिस तरीके से किया गया था वो सही नहीं है। कई राज्य है जैसे कि वियतनाम, वहां पे लॉकडाउन नहीं हुआ लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया था। लॉकडाउन के कुछ गवर्नमेंट को कुछ सोशल नेट्स बनाने पड़ेंगे अगर लॉकडाउन करना है तो। ऐसा नहीं कि सब बंद कर दिया, जिसको जो करना है करो। गरीब कहाँ से खाएगा भाई? चलिए, शुक्रिया अक्षत जी। अब हम नेक्स्ट प्रतियोगी को बुलाते हैं। नेक्स्ट प्रतियोगी है ख्याति त्रिपाठी। मैं शुरू कर सकती हूँ? हाँ ख्याति, आपका समय शुरू होता है अब। कोविड की द्वितीय लहर पर पूर्णतः जवाबदेही भारतीय सरकार की है। जी हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। इसके कई कारण हैं। हम सब से कोरोना का द्वितीय लहर का भारत में जो मंजर छाया था किसी की आंखों से छूटा नहीं है। आपाधापी का जिस तरह भारत में माहौल था, देश किस तरह लाचार घूमता फिर रहा था, मेडिकल सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था, अस्पतालों में जगह नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। इसके साथ ही देश एक मरुभूमि बन चुका था जहां लोग पल पल के लिए अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। जिसके पास पैसा था वो ब्लैक में खरीद रहा था, जिसके पास नहीं था वो लाचार बैठा हुआ था सड़कों पर। सरकार क्या कर रही थी? जब WHO नवंबर 2020 से सचेत करता आया है कि दूसरी लहर आएगी, दूसरी लहर ज्यादा संक्रमित करेगी, दूसरी लहर का परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्या कर रही थी? कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसके आंकड़े किसी से छुपाए नहीं छुप सकते। लाख चाहे सरकार की मौत के आंकड़े छुपा ले, फिर भी सब सामने था लोगों के कि किस तरह प्रतिदिन 4 लाख नए मामले आ रहे थे संक्रमितों के। 31 लाख लोग उपचाराधीन मरीज भारत में पड़े हुए थे और सरकार ने उनकी तरफ एक कदम नहीं उठाया। मेडिकल सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था सरकार का। इसके साथ साथ भारतीय सरकार, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी त्रुटि ये थी कि संबोधन,
ये घबराहट के समय में बहुत जरूरी होता है मन में एक आश्वासन पाना कि हाँ हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर सकती है, हमारी सरकार के पास आगे के लिए नीति है। हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने सीधा कह दिया हम प्रयास कर रहे हैं, हमसे जो होगा करेंगे, आप आत्मनिर्भर बनो। इस आत्मनिर्भरता के कारण कई लोगों को अपने परिवारजनों की लाशें जलानी पड़ी और हद यहाँ तक हो गई कि हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त के पहले लाश जला लेनी चाहिए, लेकिन रात रात तक लाशें जली हैं द्वितीय लहर में। अप्रैल का महीना किसी से छूटा नहीं है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर, कहाँ नहीं देखते हैं लोग, किसी के पास रेमडेसिविर है, किसी के पास कोविशील्ड है, ये वो सब मांग रहे थे भीखमंगों की तरह, लेकिन सरकार अपने हाथ में हाथ धरे बैठी थी। एक कदम नहीं उठाया गया, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया गया। कोरोना संक्रमण के साथ ब्लैक फंगस का भी खतरा आ गया, सरकार ने उसमें भी कोई भी गाइडलाइंस सही तरह से जारी नहीं की, कोई भी निश्चित कदम नहीं उठाए। दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि जमीन आसमान का फर्क था जो आंकड़े सरकार बता रही है मौत में और जो वाकई में शमशान में कोविड प्रोटोकॉल से लाशें जलाई जा रही हैं। वो देश जिसे मॉडल नेशन कहा गया था पहली लहर के बाद, उसे क्या हो गया ऐसा कि अचानक उसके देश का ऐसा हालत हो गया कि उसके पास कोई अंतरराष्ट्रीय मदद तक नहीं मिल पाई। अंतरराष्ट्रीय मदद से मेरा यह मामला है कि आर्थिक मदद या स्वास्थ्य मदद। भारत ने तो अपनी तरफ से पूर्णतः सहयोग किया, पर भारत को क्या अंतरराष्ट्रीय मदद मिल पाई? इसके अलावा जब भारत सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, तो एक बार भी भारतीय सरकार, केंद्र सरकार ने एक कदम नहीं उठाया। आपका समय यही समाप्त होता है। विशाल जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मदद की बात की, आपने सब बात की, लेकिन आप शायद ये चीज भूल रही हैं कि सरकार आती है क्योंकि जनता उन्हें बुलाती, जनता उन्हें भेजती है। एक बात बताइए, जब सरकार ने जब चेताना शुरू कर दिया था, चलिए मान लेट भी किया था, जब चेताना शुरू कर दिया था तो क्या जनता बच्चे, जनता में युवा वर्ग भी आते हैं, जनता में वृद्ध वर्ग भी आते हैं, जनता के वृद्ध वर्ग की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए वैक्सीन भी लगाई गई। अब जब हमारी जिद के कारण हमने जब धैर्य खो दिया, हमने ये सोचा कि चलो बहुत ज्यादा जरूरत है आर्थिक स्थिति की, हमें कमाना पड़ेगा, और जो नहीं कमा रहे थे वो भी बाहर जा रहे थे, उनकी वजह से भी कुछ लापरवाहियां हुई। इलेक्शन के अंदर में कितने लोग गए। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि सरकार ने बुलाया, चुनाव रैलियां में जाना जरूरी था, उतना भी जरूरी नहीं था। जान जरूरी है, चुनाव नहीं। जान बचेगी तो चुनाव होगा। इस जनता की भी लापरवाही, आप सरकार को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? पहली बात तो मैंने अपने स्पीच में चुनाव का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, जनता जवाबदेही है, लेकिन यहाँ जो मसला है वो सरकार की जवाबदेही का है और सरकार अच्छी तरह से, सबको पता है, नाकामयाब हुई है अपने जवाबदेही में। जनता ने धैर्य खोया, तो आप ये मुझे सिर्फ स्पष्ट कर दीजिए, पहली लहर में तो जनता ने और धैर्य खोना चाहिए था, तब क्या हुआ? तब क्यों भारत मॉडल नेशन बन गया और द्वितीय लहर में भारत की यह दुर्दशा हो गई कि भारत के लोगों को तिल तिल भटकना पड़ा था बेड्स के लिए, वेंटिलेटर के लिए। सरकार वही, जनता वही, क्या फायदा, क्या फर्क पड़ा? फर्क ये था कि द्वितीय लहर में सरकार को अपना स्वार्थ दिख रहा था, अपना स्वार्थ दिख रहा था, अपना पक्ष दिख रहा था। सरकार को जनता का हित नहीं दिख रहा था। द्वितीय लहर के दौरान सरकार ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। और जहां तक रही जनता के धैर्य की बात, तो ये बात स्पष्ट है कि जनता जैसी थी जनता वैसी रहेगी। जनता का धैर्य सरकार के कार्यशैली का एक रोड़ा नहीं बनना चाहिए। सरकार को उसी तरह से काम करना चाहिए जैसे वो करती आई है। जनता का धैर्य सरकार के काम को नहीं रोकना चाहिए। यही शुक्रिया छात्री जी, आपने काफी अच्छा बोला। नेक्स्ट प्रतियोगी है विवेक राठौर। विवेक आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी, मेरा वो कैमरा होस्ट द्वारा वो बंद किया रखा है, तो हाँ हो गया। हाँ, तो मेरा समय स्टार्ट होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, तो सरकार की तैयारियों में कमी रह गई। उसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया 14 मीटिंग्स की गई थी और मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री ने हर बार जताया था कि सेकेंड वेव आने वाला है और आपको उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरी बात, सरकार ने राज्यों की मदद नहीं की। उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि आज भी 40% से ज्यादा वेंटिलेटर अभी भी कार्यरत नहीं हुए हैं तमाम राज्यों के अंदर, जो सरकार ने पीएम केयर फंड से दिए थे। तो ये कहना कि पीएम केयर फंड का यूज नहीं किया गया, फ्रॉड किया गया, ये किया गया, वो किया गया,
तो उसके ऊपर सीधा आंसर है सरकार ने एक एक रिकॉर्ड वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है। और सेकेंड वेव इंडिया में आने के पीछे कारण, तो WHO के बारे में सब बताते हैं। तो WHO के स्वास्थ्य आपात अधिकारी माइकल शान ने उन्होंने कहा था कि एक तो शादियों का सीजन और एक धार्मिक समारोह और ये नए वेरिएंट्स, ये मुख्यतः 3 रीजन है इसके पीछे। नया वेरिएंट से मतलब है कि ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से काफी जानलेवा है और ये काफी हानिकारक साबित हो सकता है जनता के लिए। तो इसके पीछे सरकार ने क्या किया, सरकार का जो काम था सरकार ने वो नहीं किया ये कहना, तो मैं बताना चाहूंगा कि राजनीतिक नेताओं को दोष देना बहुत आसान है, परंतु भविष्य में भी कई ऐसे आपदाओं से बचना रहता है और हमारी महामारी के मापदंडों की अवहेलना व असावधानी रखने में अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए। और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं थर्ड वेव का हमें लगातार सरकार चेतावनी दे रही है, परंतु फिर भी मनाली और तमाम जगहों पे होटलों में भी कमरे नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी बात कि वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम सबसे स्लो था, तो उस पर मैं बताना चाहूंगा कि विश्व में सर्वाधिक वैक्सीनेशन अभी भारत में ही हुआ है और उसमें मैं कह सकता हूँ कि लगभग 99% जो वैक्सीन है वो मेड इन इंडिया है, जो इंडिया में ही प्रोडक्शन उसका किया गया है। तो दूसरी बात कि वैक्सीन वाला भी तो हो गया। और हाँ, शुरू में मैं बताना चाहूंगा कि जो विपक्ष के नेताएं हैं नेता जरूरी टेस्ट है वो नहीं हुए, ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा एक भी बड़े विपक्षी नेता ने उन्हें अगर कभी ऐसा खुद का वैक्सीन लगाते हुए फोटो अपलोड किया हो, तो प्रधानमंत्री ने जब अपनी बारी आई 60 वर्ष से ऊपर, तब उन्होंने पहले दिन 1 मार्च को जाके लगवाया था। पर मैं कहना चाहूंगा विपक्ष का कोई एक नेता बता दीजिए जिसने अपना फोटो अपलोड किया हो और साथ में कहा हो कि वैक्सीनेशन करवाइए समय पे। वो एक टाइम आने के बाद में सब कहने लगे कि वैक्सीन लगाना था, ये करना था, वो करना था। ये सरकार के ऊपर समुचित हमें नहीं कहना चाहिए और सरकार ने अपनी तरफ से सारे मापदंड किए हैं। दूसरी बात की सरकार ने कि विपक्ष ने विदेशों के साथ मिलकर कार्य आपका नहीं किया। समय यही समाप्त होता है। चलिए ठीक है। मुकुल जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मेरा पहला सवाल इनसे है, इन्होंने कहा पीएम केयर फंड में पारदर्शिता है, तो आप प्लीज मुझे ये बताइए कि पीएम केयर फंड में आरटीआई क्यों नहीं अलाउ है। दूसरा आपको एक फैक्चुअली करेक्ट करना चाहेंगे, आपने बोला कि विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता वैक्सीन के साथ फोटो लगाता हुआ नहीं दिखा। क्या आप अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम, इनको आप विपक्ष के बड़ा नेता नहीं मानते हैं? आप इनके ट्विटर हैंडल पे आइए, आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। धन्यवाद। इसका मैं आंसर देना चाहूंगा। विपक्ष का नेता मेरा मतलब था जो राष्ट्रीय पार्टी, जिसको मतलब ऐसा हम जो आम जीवन में देखते हैं, राष्ट्रीय पार्टी एक तरीके से हम विपक्ष में कांग्रेस को ही मानते हैं। वो उन्हें एक स्थानीय पार्टी के रूप में माना जाता है, आम आदमी पार्टी को, हालांकि वो है भी नेशनल पार्टी की तरह माना जा सकता है। और दूसरा पीएम केयर फंड में आपने बोला कि आरटीआई अवेलेबल नहीं है, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा अभी मैंने वेबसाइट खोल रखा है, इसके ऊपर उन्होंने सारा डेटा दे रखा है कि 3100 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया। ये खुद पीएम केयर फंड की ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें उन्होंने बताया 2000 करोड़ केंद्र, राज्य, संघ, राज्यों क्षेत्रों द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों में और 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों की देखभाल में, क्योंकि ये भी कहा गया कि प्रवासी मजदूरों को सरकार ने संभाला नहीं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। और 100 करोड़ वैक्सीन विकास के लिए, वैक्सीन रिसर्च के लिए उन्होंने आवंटित किया है। नहीं, लेकिन आरटीआई अलाउ करना। आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ओके सॉरी। काजल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विवेक जी आपने कहा कि धार्मिक तीज त्योहार लोग अपना धैर्य खो गए और धार्मिक तीज त्योहार में गए, पर मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री के सरकारी वेबसाइट पर ये क्यों कहा जाता है कि जो लोग कुंभ मेला में गए थे वो अपने फोटो अपलोड करें? ये बढ़ावा देना नहीं है क्या? तो मैं कहना चाहूंगा कि आप वो मैंने WHO के स्वास्थ्य अधिकारी का बयान दिया था, बट आप अभी देख सकते हैं जैसे मनाली और वहाँ पे सारे होटल्स के कमरे फुल किए हुए हैं, तो वो आप बता दीजिए वो कौन सी धार्मिक गतिविधि? वो भी कोई धार्मिक गतिविधि नहीं है। और ऐसा कहना कि हाँ आपका समय यही। ओके धन्यवाद। नेक्स्ट प्रतियोगी है सिद्धार्थ गुप्ता। Am I audible and visible? जी जी। सिद्धार्थ जी आपका समय शुरू है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सिद्धार्थ है
और आज मैं विपक्ष में बोलने वाला हूँ। तो आप सभी को पता है कि लाइक जब कोरोना आया था तो लाइक इमीडिएट इमीडिएट जब लॉकडाउन लगाया था तो तभी लाइक सब लोग ऐसे डरे थे एंड सब लोग लाइक घबराए हुए थे। इट वाज द पीएम जो भाई सब में कॉन्फिडेंस लाया कि भाई वी कैन फाइट इट टुगेदर। भाई देयर वर मेनी एक्टिविटीज अराउंड इट, थालियां बजाना एंड दिए लगाना, मतलब विच वाज कि भाई हम सब साथ में है। इट वाज पीएम ने भाई पूरा करा कि भाई हम भाई कॉन्फिडेंस लाया कि भाई और कि भाई हम सब साथ में है, हम सब इसमें साथ में लड़ रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, जब लॉकडाउन लगाया गया फिर उसके बाद भाई देखो, अगर फिर ये जब लॉकडाउन जब है ना हमने जब लिफ्ट करने लगा और जब भाई सब हर एक देश से भाई तारीफ आने लगी भाई आपका लॉकडाउन बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल था और केसेस बहुत कम आने लगे, तब तो भाई सबने तारीफ करी। फिर उसके बाद जब भाई जीडीपी जब थोड़ी बहुत नीचे गिरी, जीडीपी के नंबर आए जो हर एक देश में भाई हर एक कितने भी टॉप के देश रहे उनकी जीडीपी कम हुई है। ठीक है, अब जब इंडिया की जीडीपी कम हुई तब भाई ब्लेम लगा दिया भाई भाई साहब लॉकडाउन लगाया आपने, बहुत गलत लॉकडाउन लगाया, गलत टाइम पे लॉकडाउन लगाया, क्या करा लॉकडाउन लगा के। भाई विपक्ष के पूरे नेता बोलने लगे लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो, और हमने तो बोला लॉकडाउन लगाओगे तो भाई जीडीपी का ऐसा हाल होगा, फिर रिसेशन आएगा। भाई आगे आके सोचने लगे भाई उस टाइम पता नहीं था कि भाई ऐसा भाई कोरोना ऐसा होगा, कैसे डिजीज होगी, भाई कोरोना की जानकारी ज्यादा नहीं थी। इमीडिएट स्टेप वॉज लॉकडाउन। अगर भाई कोरोना बहुत ज्यादा उसकी मोर्टेलिटी रेट अगर बहुत ज्यादा होती तो फिर क्या बोलते भाई, कुछ नहीं बोला जा सकता ना। हाँ, फिर भाई विपक्ष के फिर नेता भाई कांग्रेस के राहुल गांधी भाई उस टाइम तो भाई बहुत मतलब कर रहे थे कि भाई अरे लॉकडाउन क्यों लगाया क्यों लगाया। फिर भाई बाद में जाके दूसरी लहर के टाइम अभी लॉकडाउन लगाना चाहिए, अभी लॉकडाउन लगाना चाहिए, लिफ्ट क्यों कर रहे हो, अभी लॉकडाउन लगाना चाहिए। भाई जब आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सभी को पता है जीडीपी सही नहीं है, जीडीपी को थोड़ा बढ़ाना है, तो भाई लॉकडाउन लगाया, फिर भी गया विथ रूल्स कि भाई ये टाइम से ये टाइम तक लॉकडाउन है, फिर भी भाई लोग ने फॉलो नहीं किया। भाई मैं खुद गया था गोवा, हाँ मैंने नहीं किया फॉलो। ठीक है, हाँ, मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। ठीक है भाई, वो गलती है, वो क्या वो लोगों ने अपना धैर्य खोया। मैं इधर फैक्ट्स वो सब नहीं बोल रहा है, मतलब वो तो सब पे सभी को पता है। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई सरकार ने अपना काम किया, बट जो लोगों का काम है वो भाई लोगों ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। धन्यवाद। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये कि इस वाद विवाद का जो विषय है वो कोरोना की द्वितीय लहर है, ना कि पहली लहर। आपकी अधिकतर बातें पहली लहर से रिलेटेड थी। दूसरी बात तो ये कि सरकार ने अपना क्या काम किया, जरा ये भी गिनवा दीजिए। आप बस कह रहे थे सरकार ने काम किया किया किया, क्या किया ये तो आपने कहा नहीं। तो चलिए वो गिनवा दीजिए। और तीसरी बात, एक सेकंड, तीसरी बात ये भी बता दीजिए कि लोगों ने धैर्य खोया और लोगों की गलती है तो लोगों की ये भी गलती रही होगी कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को लेके सड़कों पे खड़े थे, लोग अपने खोते हुए परिजन को लेके सड़कों पे खड़े थे, वेंटिलेटर के लिए रो रहे थे, वो लोगों की गलती है। सरकार की उस सरकार का उसमें कोई दोष नहीं है ना जी, सरकार बहुत सही है अपनी। बताइए भाई अगर आप देखोगे भाई पहले तो भाई आपने बोला कि भाई क्या क्या किया सरकार ने। ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन हर एक देश को कितनी मिलनी चाहिए और कैसे प्रोडक्शन ज्यादा करे जाए और उसके प्लांट कैसे ज्यादा करे जाए, भाई वो सब किया है। दिल्ली गवर्नमेंट को पूरा सैंक्शन करा है पैसे। और जब दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है भाई आपने तो पैसे दे दिए, आपने बनवाया नहीं, भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने भाई खुद बोला है भाई हमें तो पैसे मिले थे बट हमने बनवाया नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम चिट्ठियां लिख रहे थे कि भाई आपने बनवाया नहीं, आपने बनवाया नहीं। ठीक है, हर एक जगह भाई प्लांट के लिए पैसे दिए थे, हर एक जगह भाई कितनी ऑक्सीजन जानी है उसके हिसाब से भाई डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। बट बात यह आई भाई काली बाजारी, भाई जब ब्लैक मार्केट में भाई ऑक्सीजन की भाई चोरी होने लगी, आपको भाई यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बट आपको पता है भाई ब्लैक मार्केट में मिलनी है, भाई काली बाजार होनी है, तो भाई वो सब तो भाई स्टेट गवर्नमेंट रोकेगी ना, सरकार क्यों, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्यों जा रहे हो। हाँ, उसके ऊपर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके लिए, भाई अगर जब भाई ऑक्सीजन की काली बाजार हो रही है, फिर भाई हॉस्पिटल में बेड और भाई वेंटिलेटर्स, भाई इसके लिए भाई पूरी की पूरी भाई योजना करी गई थी एंड ज्यादा से ज्यादा हो ही गई। मतलब अब बस थोड़े लोगों के में भी बहुत कम केसेस होंगे कि भाई आपसे सुनने को मिलेगा भाई वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ नहीं है, वो एक दो केस में होंगे। आप वही एक दो केस सुन के आप हमें बोल रही थी भाई अब बिल्कुल नहीं है, भाई लोग लाइन में खड़े हैं, कभी है वो। ठीक है, अब तो भाई यही थैंक शुक्रिया सिद्धार्थ जी। हम दूसरा स्लॉट स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक लेंगे।
Guys, you can start. आज के दूसरे स्लॉट का विषय है भारतीय आईटी कानून की उपेक्षा में ट्विटर का सरकार से विवाद जायज है। Let me repeat, Indian IT Twitter's dispute with government is justified in its negligence of laws. और इस स्लॉट के जजेस हैं मिस्टर अनाविल तिवारी और मिस्टर अखिलेंद्र सिंह। चलिए बुलाते हैं हमारे पहले प्रतिभागी को, उपेंद्र कांत सिंह। उपेंद्र, आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। उपेंद्र, आपका समय शुरू होता है 3, 2, 1 अभी। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसके पक्ष में ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इसके पीछे कोई आपसी दुश्मनी भी हो सकती है ट्विटर की और गवर्नमेंट की या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो दिसंबर 2020 में जब राहुल गांधी ने जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तब राहुल गांधी ने एक आर्मी मैन एक किसान को मार रहा था डंडे से, तो उस वैसा क्लिप उन्होंने शेयर किया था। तो उस क्लिप के दौरान ऐसा दिखाया गया था कि एक आर्मी मैन एक किसान को मार रहा है। तो वो उसके मतलब उन्होंने कहा ये बहुत दुखद समाचार है। तो ऐसा एक अमित मालवा जी ने बीजेपी के ऐसा दूसरा एडिटेड वीडियो क्लिप डाला और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा इस खाली फेक न्यूज है। तो ट्विटर ने इस पे अच्छे से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और फिर उसको मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम से करार दिया। और ऐसा करने पे बीजेपी वाले सब गुस्से में आ गए कि कैसे मतलब ट्विटर हमारा मतलब हमारे गवर्नमेंट के अंडर में ट्विटर काम कर रहा है, फिर ट्विटर ने हमारे फेक न्यूज को फेक न्यूज कैसे बोल दिया। और उसके बाद फिर से एक बार उसके बाद अभी जल्दी 18 मई के आसपास बीजेपी ने मतलब प्रतीक सिन्हा ने बीजेपी को चैलेंज किया था कि आपने जो कांग्रेस टूल किट एक्सपोज किया है
उसको मतलब आप अगर जो प्रूव कर दें तो हम इसको मान सकते हैं या फेक नहीं है। लेकिन ट्विटर बार बार सच के साथ देते हुए बार बार अगर जो बीजेपी के खराब बेकार मतलब फेक न्यूज को वो मैनिपुलेटिव मीडिया के नाम से करता है, तो इसके वजह से बीजेपी ने नए कई सारे रूल्स निकाले। उसमें एक फेमस है सबसे कोड ऑफ इथिक्स, उसमें मतलब अगेंस्ट उसमें लिखा है सब कुछ, तो उसमें सही लिखा, लेकिन एक लास्ट पॉइंट उसमें लिखा है कोई अगर जो ऑर्डर अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर कोई अगर जो ट्वीट करेगा तो उसके अकाउंट को बंद करना है। मतलब अब हमारे पास ये हक भी नहीं है कि मतलब हम अपने मतलब हमारे पास ये भी हक नहीं कि जो हमें गलत लगे उसे गलत कह सके। मतलब हमें पूरा गवर्नमेंट के अंडर ही काम करना पड़ेगा क्या? मतलब हम स्लेव हैं? हमारी डेमोक्रेसी को हमसे छीना जा रहा है। मतलब अगर जो पब्लिक ऑर्डर मतलब वो अगर जो कोई रूल पास कर दे कि ये आपके घर में अब हमेशा कैमरा लगाया जाएगा, आपको उसको उसमें उसका रिकॉर्डिंग जमा होगी गवर्नमेंट के पास, तो ये तो गलत ही होगा। और हमारे पास एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है ढंग का, और सरकार पूरी प्राइवेसी को खत्म करना चाहती है। ये किस हद तक सही है सबको एक बार सोचना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है मुकुल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अभी। जी, मैं ये इनको पूछना चाहूंगा, जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में जितने भी लॉ ऑफ लैंड होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, जितने भी सोशल मीडिया टेक वगैरह होते हैं, तो क्या आप ट्विटर को मतलब इतने डेमोक्रेटिक चैंपियन मानते हैं कि मतलब विद इन मतलब इंडिया के लॉ के अगेंस्ट जाकर वो मतलब जो है फंक्शन करेगा और वो अपना एक बाउंड्री डिफाइन करेगा कि डेमोक्रेसी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है और मैनिपुलेटेड मीडिया वो किस पे डाल सकता है किस पे नहीं डाल सकता है? क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, जो चीज गलत है उसको गलत कहने में आखिर क्या बुराई है? जो चीज गलत है उसको तो हम बिल्कुल गलत कह सकते हैं ना। बुराई जो चीज सही बायसनेस होती तो हम उसे सही कह सकते थे, और अगर गलत है जी जी, आप एक जैसे टेक हम कहना चाहते हैं कि अगर जो कोई चीज गलत है तो हम उसको गलत ना कहें। इतनी डेमोक्रेसी क्या हमारे पास नहीं है? जी, आप एक टेक कंपनी है, आपकी कोई अलग आइडियोलॉजी होगी वो आपको पता है, तो नहीं होंगे, क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। आदित्य, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, तो मेरा सवाल बहुत बड़ा ही सिंपल है। आपने किसान आंदोलन की बात की, तो आपने देखा होगा किसान आंदोलन के जब चल रहा था तब भी ट्विटर में बहुत सारे खालिस्तानी मूवमेंट और ये सब से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट डाले गए थे। तो क्या आपको नहीं लगता ये एक भड़काऊ भाषण हो सकता है और सरकार को इसकी तह तक जाना चाहिए? तो आप में इसका आपसे इसका क्या सुझाव है? हाँ हाँ, जो भड़काऊ भाषण थे या फिर जो ओरिजिनली गिल्टी पाए गए थे, धमकी देते हुए पाए गए थे ट्विटर ने, तो ट्विटर ने ऐसे 500 अकाउंट्स को बैन किया था ट्विटर से। बस जिसने कुछ गलत नहीं कहा था अपने ट्वीट में, खाली सरकार के पॉलिसी को अगेंस्ट बोला था, उसके ट्विटर अकाउंट को जब सरकार ने बैन करने की बात की तब ट्विटर ने मना कर दिया कि इन्होंने जब कुछ गलत नहीं कहा तो हम उन्हें क्यों बैन करें। और ये हमारे हिसाब से सही है, और सबको सही के हक के लिए हमें लड़ना ही चाहिए। ये हमें प्राचीन काल से यहाँ खत्म होता है। आपने बहुत अच्छा बोला था। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रतिभागी की तरफ, सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ, आप अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। सिद्धार्थ, आपका टाइम शुरू होता है। 3, 2, 1 गो। नमस्कार सभी को। मैं सिद्धार्थ कुमार आज के प्रस्ताव की भारतीय आईटी कानूनों की अपेक्षा में ट्विटर का और भारत सरकार से विवाद जायज है कि समर्थन में हूँ। तो भारत आईटी अधिनियम की धारा 69 के द्वारा प्रदान की जाने वाली मध्यम सुरक्षा को सरकार ने रद्द करने की धमकी दी थी, जो अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा कृतियों के लिए प्लेटफॉर्म की सुरक्षा है। इसको विस्तार करने से पहले भारत में सबसे ज्यादा देखने वाले न्यूज चैनल से लेके अपना प्राइम टाइम का जो कवरेज होता है वो पूरी तरह से #ट्रेंडिंग 1 पे डिसाइड करने से लेकर लामबंदी जैसे कि सीओ और किसान विरोध के इर्द गिर्द ट्विटर भारत में आज सार्वजनिक प्रकाशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेज बन चुका है। और इस महत्वपूर्ण गेज के सिस्टम में हमारे साथ 2 करोड़ से भी ज्यादा उपयोगकर्ता ट्विटर पे जुड़ चुके हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि एकदम अचानक से 26 मई को सरकार हमारे पास आती है और हमें बोलती है कि जितने भी उपयोग करता है और उनके कृत्य अथवा ट्वीट
कि जितने भी सरकार के विलोचन आलोचन से जो भी संबंधित रहेंगे उसकी जवाबदारी एवं जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की होगी। मैं यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि सरकार खुद भी जानती है कि वह किस चीज की मांग कर रही है, अगर नहीं तो कुछ स्तर पर जरूर यह विशुद्ध रूप में शिक्षा है। असहमति एवं भाषण का अधिकार का तो धज्जियां उड़ाई है एवं निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी एक बहुत ही गहरा प्रभाव है। इस स्तर पर, इस केंद्र पर मैं अपने प्रतिद्वंदियों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अभी भारत को किस तरह से देखते हैं? जनतंत्र का अभी भी प्रथम स्थान पे देखते हैं या फिर एक साम्यवाद राज्य जैसे चीन, जहाँ पे भी ट्विटर बैन है तो आज भारत में भी ट्विटर बैन हो जाएगा, जहाँ भी इंस्टाग्राम बैन है तो आज भारत में भी इंस्टाग्राम, तो जनतंत्र तो हम कह ही नहीं सकते हैं, तो एक साम्यवाद राज्य की क्या बोलते हैं बहुत ही बड़ी चिन्ह हो जाएगी। और समय से और पहले जाते हैं जहां पे सरकार ने ट्विटर पे सैकड़ों खातों को जानते हटाने की बात की थी, जो किसान विरोध के प्रदर्शन से, राज्य और सरकार की आलोचना से संबंधित था। मैं तो एकदम स्तब्ध हूं कि भारत के संविधान एवं जो प्रस्तावना पत्र था उसके कितने अनुरूप कार्य सरकार ने ट्विटर से करवाने की कोशिश की थी, और ये भारतीय कानून के अनुरूप मतलब ये हो कैसे सकता है? कितना जायज ये है कि जहां 2019 तक 3000 आलोचना प्रपत्र ट्विटर को पहुंचते थे वो 11,000 से भी अधिक बढ़ गए। समय बंद होने के कारण नागरिकों की जिम्मेदारी निगरानी के लिए नई संभावनाएं पैदा करती है ये नए अधिनियम, और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के मानकों पर निर्मित एक स्वतंत्र और खुले इंटरनेट के विचारधारा को हानि पहुंचाती है। धन्यवाद। ठीक है, रिबेटल के समय विवेक आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना के अंदर जब सारे सोशल मीडिया एप्स बैन है और उसमें हम साम्यवाद का ऐसे कहते हैं कि वो लोगों को आजादी नहीं देते हैं अपना विचार प्रकट करने का, पर ट्विटर का एक मनमानी भी तो सही नहीं है ना, कि जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो हमारे फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं, हमारे प्रथम नागरिक माने जाते हैं देश के, उनसे ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी या किसी का कोई रिलीजन कुछ नहीं है। हमारे उपराष्ट्रपति जी का नीला बैच जब मन करे तब हटा देना, रीजन ये देना कि वो एक्टिव नहीं था अकाउंट, तो एक्टिव तो और भी कुछ लीडर्स का नहीं है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, उनका ब्लू टिक आज तक नहीं हिला कभी भी, 3-3 साल हो गए, इवन उनकी डेथ भी हो चुकी है। तो ये जो मतलब पाश्चात्य जो कंपनीज है वो हमारे देश का लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक हमारे जो नेता है, जो लीडर्स है, उनके ऊपर अपना मनमाना व्यवहार करे, वो भी तो सही है ना? सही नहीं है ना? अपना देश का कुछ अगर इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी होता या कुछ ट्विटर का कोई एक अलग प्रतिद्वंदी होता तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और वो है भी, बट ट्विटर को बैन करना भी सरकार की तरफ से लाजमी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद विवेक इस प्रश्न के लिए, लेकिन यह प्रश्न से ज्यादा मेरे लिए एक जवाब था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर भी सुधारना चाहूंगा कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी चीजें जो काफी पहले से एक भारत में एक बहुत ही बड़ा अपना बिजनेस बना चुके हैं, एक मार्केट बना चुके हैं, तुरंत स्विच करना तो एकदम इम्पॉसिबल है। ये चीज एक मध्यम, एक जरिए, एक स्टेप्स के तहत होता है। तुरंत हम लोग किसी भी चीज को बैन नहीं कर सकते हैं तुरंत, और बैन करने का एक जायज वैधता, एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए कि हम किसी भी अकाउंट को तुरंत बैन, किसी भी प्लेटफॉर्म को तुरंत बैन कर दे जहां से अभी 2 लाख लोग अपने मैसेज, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इनएक्टिव अकाउंट को टेम्परेली डिसेबल कर दिया गया था, तो ये कुछ नया बात नहीं है, पहले भी ऐसे बहुत अकाउंट डिसेबल हुए हैं, और ये मेरे को डिबेट से रिलेटेड पॉइंट भी नहीं लगता है, तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आपने काफी अच्छा बोला। ठीक है, अभी फोन करते अगले प्रतियोगी की तरफ। रामजी पाल, आप अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। सर्वप्रथम मीटिंग में आए हुए सभी आयोजकों और आगंतुकों को मेरा नमस्ते। और मैं जो मेरा की टॉपिक है कि भारतीय आईटी कानूनों की अपेक्षा में ट्विटर का भारतीय सरकार से विवाद, मैं इसके अगेंस्ट बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं भारतीय कानूनों को कठपुतली बना चुकी हैं, जबकि हमारे केंद्रीय मंत्री रवि प्रसाद ने जो आईटी कानून लागू करवाया था 25 फरवरी को, घोषणा की गई थी कि ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइन है और इनको हमें फॉलो करना होगा। लेकिन ये जो विदेशी कंपनियां हैं ये हमारी बात नहीं समझती हैं। इसमें होता क्या है, ट्विटर में कई भड़काऊ चीजें मतलब टैग की जाती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ताजी घटना भी जो हमारा लाल किले में ध्वजारोहण हुआ था, उसको भी मतलब इन लोगों ने ट्विटर पे ऐसा हैशटैग करवाया था कि मतलब
उसको जो घटना हुई थी उसको भी एक मतलब क्या कहा जा सकता है, उसको मतलब बवाल बना दिया था, मतलब फैला दिया था विश्व भर में। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं ये ट्विटर के द्वारा ही, जैसे सोशल मीडिया एप्स के द्वारा ही होती हैं। तो ये जो हमारे सरकार ने कानून बनाया, ये कानून नहीं, ये सब गाइडलाइन है जो कि ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने कहा कि इसमें जो मतलब आपको अपने ऐप पर कुछ मतलब अधिकारी नियुक्त करने होंगे जो इस पे मतलब निगरानी कर सके, रिपोर्ट करने पर उसमें 15 दिन तक एक्शन ले, 15 दिन के टाइम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये जो आईटी कानून है ये हमारे मतलब सही है और ट्विटर को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है राम जी, अभी थोड़े बचे समय, सिद्धार्थ आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जितने आक्रोश के साथ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सब विदेशी कंपनियों को यहाँ पे बैन करवाना चाहते हैं, तो अब बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं कि उसी तरह से जितने भी भारतीय कंपनी विदेश में जितनी ज्यादा प्रचलित है वो भी वहाँ बैन होगी। क्या चाइना में भी भारत की सामान नहीं जा रही है? क्या अमेरिका में भारत का सामान नहीं जा रहा है? मेरे भाई, मैं बैन करने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनको हमारे गाइडलाइन तो मानने ही होंगे ना। यहाँ पे क्या है कि कोई कुछ भी चला आता है और लिख के आ जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस पर एक्शन के लिए नियम हमने बनाया है, तो उसको मानना पड़ेगा इन्हें। अगर नहीं मान सकते तो फिर हमारी कंट्रीज में ये ऐप नहीं चलेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर कोई मेरी बात नहीं मान सकता, मेरे देश में मेरे कानून जो देश द्वारा बनाए गए हैं वो अगर नहीं मान सकता तो उसको मेरे समझ में देश में लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल उपेंद्र को। उपेंद्र आप अपने सवाल रख सकते हैं। हाँ, मेरा सवाल इनसे ये है कि भारत सरकार ट्विटर को बैन भी नहीं करना चाहता है, वो चाहता है ट्विटर रहे पर वो चले हमारे हिसाब से। मतलब ट्विटर अगर जो यूएस का है तो उसने डोनाल्ड ट्रंप का भी अकाउंट बैन किया था क्योंकि उनकी वहां पे मिस्टेक थी, और इंडिया की जिसकी मिस्टेक थी उसने ट्विटर ने यहाँ भी उसको बैन किया है। तो फिर मोदी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट लॉ लाके उसको अपने मोदी गवर्नमेंट जो लॉ लाई है उसमें क्या है कि उसमें ये कहा गया कि आप 3 अधिकारी नियुक्त कीजिए, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल अधिकारी, एक शिकायत निवारण अधिकारी, जिसमें क्या शिकायत अपडेट देने के लिए 15 दिनों की समय सीमा भी तय की गई है और कंपनी को पूरे स्टाफ पर नजर रखने के लिए भी कहा गया। लेकिन बस क्या है, ट्विटर इतनी सी बात को मान नहीं सकता है। वो कहना चाहता है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे जो है, इससे क्या होता है, हमारे देश में दंगे फैलते, आतंकी गतिविधियों को जन्म मिलता है और जो मतलब कई जो मिस पॉइंट होते हैं वो खूब तेजी से फैलते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब कई दूर पे बैठा व्यक्ति भी। आपका समय अभी समाप्त होता है, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। काफी सुंदर तरीके से बोला है। बढ़ते अगली प्रतियोगी की तरफ। आदित्य गोयल, आप अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए और आदित्य आपका समय शुरू होता है 3, 2, 1 अभी। आदित्य, क्या आप मीटिंग में हैं? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप अपना हेलो। कैमरा ऑन कर दीजिए। थोड़ा नेटवर्क इशू है तो आप अगर बीच में कुछ होता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, आपका कैमरा ऑन था। हेलो। Yes, you are both audible and visible. You can start in 3, 2, 1, go. जी, तो आज मैं इस विषय के विपक्ष में कहना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नए कानून की। तो नए आईटी नियमों की घोषणा 25 फरवरी को किया गया था। नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनी को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और इसके लिए कंपनी को 3 अधिकारियों को भी नियुक्त करना पड़ेगा, मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी। किसी भी हिंसात्मक पोस्ट के मूल का भी पता बताना होगा। तो सरकार और कुछ सोशल मीडिया कंपनी के बीच विवाद नए आईटी कानून की वजह से आया है और भारत सरकार ने यह 26 मई को ही लागू कर दिया। देखा जाए तो ट्विटर का सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, यह उसका अधिकार है। जैसे फेसबुक और गूगल ने भी अपनी विपत्ति जताई और सरकार से बातचीत करके उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि हम आपके कानून को अमल करेंगे। मेरे विपक्षी साथी शायद यह भी कहेंगे कि शायद वह इस
विषय को राजनीतिक मोड़ देना चाहेंगे तो मैं यह कह दूं कि सरकार किसी पार्टी की नहीं है, अपितु पूरे देश की होती है। यह एक देश और एक विदेशी कंपनी के बीच की बात है। कुछ यह भी कहेंगे कि ट्विटर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है और वह नहीं चाहता कि इस मंच का गलत इस्तेमाल किया जाए। शायद ट्विटर ने इसीलिए मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का इस्तेमाल किया था, है ना? तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी विदेशी कंपनी यह तय नहीं कर सकती कि भारत के लिए क्या सही है और क्या गलत है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत करके हल होता है, लेकिन शायद ट्विटर को कोई समाधान ही नहीं चाहिए, इसलिए वह नए नए तर्क दे रहा है। मैं ट्विटर की चिंता समझ सकता हूं कि वो अपने प्राइवेसी इशू को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता। तो ट्विटर को यह भी समझना चाहिए कि सरकार देश की होती है और देश की भी अपनी नियम होते हैं, तो उनसे समझौते की उम्मीद वह कैसे रख सकता है? देश को अपने आंतरिक सुरक्षा को नजर में रखकर नियम बनाने होते हैं। सरकार ने तो यह भी स्पष्ट कहा है कि किसी की निजता का हक एक मूल अधिकार है, सरकार इसका सम्मान करती है। नए आईटी कानून केवल गंभीर अपराधों की जांच करने और उन्हें रोकने के लिए ही है। अब कुछ तर्क से स्पष्ट करता हूं कि भारत में 3 कृषि कानून आए थे और तब बहुत ही दंगा फसाद हुआ था, तो सरकार ने कुछ पोस्ट को प्रतिबंध और उसको हटाने का ट्विटर को निर्देश भी दिया था, लेकिन ट्विटर ने इससे साफ मना कर दिया। तो क्या आप अब भी यही चाहते हैं कि ट्विटर का जो विवाद है वो जायज है? ऐसा तो है नहीं कि नए कानून खाली ट्विटर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ट्विटर को मुनाफा कमाने या फिर व्यापार करने से रोक रही है, बल्कि वह तो स्वतंत्र रूप से यह सब कर सकते हैं, लेकिन भारतीय नियमों के तहत। कई साथी फ्रीडम की बात करेंगे, तो मैं यह कहूं, जब ट्विटर किसी भी अकाउंट को निलंबित कर देता है तो यह हटा देता है बिना किसी फ्रीडम के, तो क्या यह भी उल्लंघन नहीं है? आप आज और हम इस जूम के मीटिंग से प्लेटफॉर्म से हम वार्तालाप कर रहे हैं, यह हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण है। और आज अगर ट्विटर भारत पर व्यापार करना चाहता है तो उसको भारत के नियम फॉलो करने होंगे। व्यापार भारत में तो नियम भी भारत के ही होंगे। धन्यवाद। ठीक है, अब विवेक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं रिबटल राउंड के लिए। जी नहीं, वो मैंने रेज हैंड जो किया था वो लोअर कर दिया था, तो आप किसी दूसरे को मौका दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते सिद्धार्थ, आपने रखा था सवाल। ठीक है, उपेंद्र, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हम यहाँ पे इनसे पूछना चाहेंगे कि आप उन सारे रूल्स को छोड़िए, आपने क्या उसके साथ जो गवर्नमेंट ने कोड ऑफ एथिक्स निकाला था उसमें एक लास्ट पॉइंट था कि अगर जो कोई पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई बोलता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो पब्लिक ऑर्डर क्या हुआ? मतलब अगर जो कोई गवर्नमेंट अभी आपको कह दे कि आपके घर में भी एक कैमरा लगाएंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास होगी कि आप कुछ गलत ना कर रहे हो घर में, तो कि क्या ये तब भी सही होगा? भारत बनाम विदेशी कंपनी करे तो आप कहते हैं कि हम भारत के साथ हैं, सही के साथ ना रहे भारत के बस, लेकिन साथ रहें। भारत बनाम कर देंगे तो सब कोई भारत का ही साथ देगा। लेकिन आप देखिए कोड ऑफ एथिक्स में उन्होंने क्या लिखा है, डेमोक्रेसी को हमारे खत्म करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करें। इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मैंने अपने पूरे भाषण में कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं बताना चाहूँ कि जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो सरकार ने स्पष्ट रूप से फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे पहले तो गार्जियन कौन होता है किसी भी देश पे? न्यायालय होता है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारत सरकार अपने जो भी पॉइंट है उस पे अड़िग रहे, और ट्विटर अगर इससे नहीं मानता है तो वह ट्विटर पे जो भी कानून के तहत जो भी एक्शन होंगे वह उस पे ले सकती है। तो क्या आप अब भी मानेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के उल्लंघन है? मैं नहीं मानता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। मतलब कोई किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट अगर जो कुछ हम कोई क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैंने पहले से अपना पॉइंट स्पष्ट कर दिया है कि यह एक राजनीतिक मोड मत दीजिए इसको, यह एक देश और एक विदेशी कंपनी के बीच की बात है। कोई क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होंगे। हम बढ़ते अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। मुकुल कुमार, क्या आप मीटिंग में हैं? हाँ, मेरा वीडियो एक्चुअली ऑन है क्या? हाँ, ऑन है। आप अपना शुरू कर सकते हैं। इन 3, 2, 1 गो। नमस्कार। आज का वाद विवाद का विषय है कि क्या भारतीय आईटी कानूनों की उपेक्षा में ट्विटर का जो सरकार के साथ विवाद है वो जायज है या नहीं, और मैं इसके विरुद्ध अपने विचारों को प्रकट करने वाला हूँ। सर्वप्रथम समझते हैं कि आईटी लॉ जो नया लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, वो है क्या?
एक्चुअली नए नियम के मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी आपत्तिजनक या असंवेदनशील ट्वीट होंगे तो उनके जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, मतलब प्रथम संचालक, उनको आपको पिन आउट करना पड़ेगा, उनको आपका नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि इन टेक कंपनियों को कोई भी एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा जो कि शिकायतों की सुनवाई 15 दिनों के अंदर करे, और इन्हें रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी, वो भी मासिक होनी चाहिए कि आपने किन किन कंप्लेंट्स पे कितने कार्रवाई की। अब बात आते हैं, ये एक अजीब सा मोड़ दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार विरुद्ध वर्सेस ये ट्विटर कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसदीय का एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन जो है खुद हमारे श्रीमान शशि थरूर जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। उन्होंने भी माना कि ट्विटर को इंडियन लैंड ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उनको आना ही पड़ेगा, इस लॉ के अंदर आना ही पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप कभी भी किसी भी देश में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको उस देश की लॉ को मानना पड़ता है। जैसे आप यूरोपियन यूनियन को ही ले ले, ट्विटर वहाँ के सारी लॉ को मानता है। तो अब बात करते हैं, एक तरह से ट्विटर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो जो है प्रजातंत्र का बहुत बड़ा चैंपियन है। उनके जो ट्विटर हैं या फिर जैक हैं, जबकि सभी लोग जानते हैं उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट टुवर्ड्स टिल्टेड है थोड़ा सा। अब इनके जो हिपोक्रेसी होती है, जो पाखंड होती है, उनकी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कैपिटल इंसिडेंट सबको पता होगा। उन्होंने कुछ नहीं, एक बस वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मतलब जो है इलेक्शन जो है रिग्ड है, और उन्होंने इसके बाद सपोर्टर्स उनके चले गए, उनका ट्वीट अकाउंट बंद कर दिया गया। अब यही आते हैं हम 2020 में, जब एक फ्रांस में एक सैमुअल पैटी नाम का टीचर का हत्या हुआ। उसके बाद मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक्शन लिया। तो इधर से एक मलेशिया के हैं आपके प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद, उन्होंने एक 12 पैराग्राफ का एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि जो है मुस्लिम्स को जो है फ्रांस के व्यक्तियों की हत्या करना जायज है, क्योंकि फ्रांस ने पहले बहुत सारे अत्याचार किए थे। उन्होंने हिस्ट्री जुड़ाई, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं किया, और डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट अभी भी बैंड है, तो अभी भी उन्होंने मतलब निकाला नहीं है। अब आपको आते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स के जो इंसिडेंट्स हुए थे, उस पे आते हैं। विराथू जो है एक बौद्ध जो है भिक्षु हैं, वो रहते हैं आपका वो आपके रहते हैं यहीं पे अपना म्यांमार में। उन्होंने सोशल मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया मुस्लिमों को, रोहिंग्या को प्रताड़ित करने के लिए। ट्विटर का ना तो एक्शन हुआ, ना कोई एफबी का एक्शन, फेसबुक का एक्शन हुआ। वो बस धड़ल्ले से अपना ट्वीट पोस्ट करते गए, लोग उनकी भावनाओं में आते गए, चलते गए, और उन्होंने रिजल्ट आज पता है कि 2017 में रोहिंग्या मुस्लिम के साथ क्या हुआ। मैनिपुलेटेड, सॉरी समय समाप्त होता है। बस एक लास्ट पॉइंट से एंड करना चाहूंगा कि सिद्धार्थ ने बोला कि आप कैसे भारत को देखना चाहते हैं। मैं वैसे भारत को देखना चाहता हूं। मैं भारत को उस राज्य के रूप में देखना चाहता हूं जिसकी डेमोक्रेसी कोई एक कंपनी नहीं डिसाइड करेगी, जिसकी डेमोक्रेसी सारे लोग डिसाइड करेंगे, वहां की सरकार डिसाइड करेगी। धन्यवाद। ठीक है, प्रेबटल राउंड में किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। रोहन, क्या आप मीटिंग में हैं? जी मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, आप अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन जी, ऑन है। 1 गो। जी 3, 2, 1 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन की गरिमा को नमन करते हुए दिए गए विषय के पूर्णतः विपक्ष में अपने वक्तव्य को लेकर मान्यवर जो दिया गया विषय है वो कहता है कि जो ट्विटर विवाद और भारत सरकार के बीच में जो डिस्प्यूट है, उसके संदर्भ में जो ट्विटर है उसका जो स्टैंड है, क्या वो सही है? बिल्कुल विरोध में। मान्यवर समझने की आवश्यकता है, कोई भी नियामक अगर आता है, किसी भी देश के अंदर आता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मसला होता है उस देश की आंतरिक सुरक्षा का। समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने सरकार शब्द का प्रयोग किया है। सरकार शब्द, सरकार को चुनता कौन है? हम चुनते हैं। सरकार का दायित्व क्या होता है? उस देश की आंतरिक संप्रभुता को बनाए रखना। उस आंतरिक संप्रभुता के अंदर उसके प्राइवेसीज, उसके डेटा, उसके सिक्योरिटी संबंधित सारी जानकारी जो कि उसके नागरिक हैं, उसकी सारी मतलब उसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी का जो ब्यौरा है वो रखता है कोई ना कोई एक सोशल मीडिया हैंडल। और जो सोशल मीडिया हैंडल है वो अपने आप में थर्ड पार्टी एप्स है। यहाँ पर जब जो थर्ड पार्टी ऐप है वो अपना पल्ला झाड़ते हैं ये कह के कि हम अपने नियमों में बदलाव नहीं लाएंगे, तो ये आवश्यक हो जाता है कि जो एक देश का कानून मंत्री है या एक देश का जो भी विधेयक मंत्री है वो इन संदर्भों में बात करे। और ऐसे में जब उनके कानूनों को जब ये कहा जाए कि अमेरिका के कॉपीराइट इश्यू को लगा के उनके पर्टिकुलर ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है, तो ये प्रश्न उठना लाजमी है कि आप फिर इंडिया के कानूनों को नहीं मानते। दूसरी बात समझने की आवश्यकता
आवश्यकता है। इंडिया अपने आप में ग्लोबल इकोनॉमी की ओर बढ़ता हुआ बहुत मतलब अगर बात की जाए तो अगर आप वैश्वीकरण में है तो वैश्वीकरण में 3 चीजें होती हैं, बैंडवेगन पॉलिसी, और उसके अलावा या तो आप उससे बच सकते हैं या फिर आप उसका बिल्कुल सामना कर सकते हैं या फिर अपने आप को छुपा लीजिए आप। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो बहुत बड़ी आबादी होने के नाते उसके ऊपर ये दायित्व बन जाता है कि वो अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के लिए खोले। और ऐसे में जब आज वैश्वीकरण के दौर में ना केवल विचारों का प्रवाह होता है, ना केवल आदमियों का प्रवाह होता है, अपितु साथ ही साथ सूचनाओं का प्रभाव भी होता है, और ये सूचनाएं व्यक्तिगत भी होती हैं। और साथ ही साथ समझने की आवश्यकता है, भारत लोकतांत्रिक देश है और सरकार का ये दायित्व है कि वो व्यक्ति की निजता का अधिकार का हनन ना होने दे। और इसी संदर्भ में वो कहीं ना कहीं जो ट्विटर विवाद है उसके संदर्भ में अपने नियामक लेकर आती है। और किसी भी कंपनी का, चाहे वो वैश्वीकरण में क्यों ना, क्योंकि बेशक आप वैश्वीकरण में है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप स्टेट के अंडर आते हैं। स्टेट के अंडर आने के नाते ये आपका लेजिस्लेटिव ये राइट वो बनता है कि आप उस चीजों को माने, क्योंकि माने क्योंकि हाउएवर द यू आर, मतलब आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, विधेयक जो या फिर जो कानून है वो सदैव आपसे ऊपर रहने वाला है। मेरे ख्याल से समय शायद समाप्त हो गया है या भी है। नहीं, आप बोल सकते, आपके पास 20 सेकंड है। हाँ जी, साथ साथ ये भी समझने की आवश्यकता है किसी भी लोकतांत्रिक निकाय के अंदर। और अगर हम इस संदर्भ में ये कहें कि जो ट्विटर है वो अपना स्टैंड, बिल्कुल आप आइए, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी खत्म नहीं की जा रही, क्योंकि जब टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लाए जाते, यहाँ पर कुछ व्यक्ति विशेष या समूह विशेष द्वारा ये भी कहा गया कि जो सरकार है अपनी तरह से इन चीजों को पेश करना चाह रही है। समझने की आवश्यकता है वो सरकार आपकी है, वो सरकार आपके देश की है। जो ट्विटर अकाउंट है बेशक वो एक वैश्वीकरण के दौर में आया हुआ एक नया ऐप है, वो आपकी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को भंग कर सकता है। और ऐसे में आपकी सरकार चाहती है कि ऐसे नियामक आए, तो जरूरी है कि आप उनका सहयोग करें। धन्यवाद। ठीक है रोहन, आपका सवाल खत्म है। मुकुल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, इसमें जो नए आईटी लॉ में है, इसमें केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि जैसे कि अगर कोई ट्वीट उनको आपत्तिजनक या असंवेदनशील लगे तो उन्हें आपको 24 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा, और ये आपकी मजबूरी है, या फिर जो कहिए आपको हटाना है मतलब हटाना। तो मुझे ये बता दीजिए कि वो ट्वीट असंवेदनशील है या फिर आपत्तिजनक है, वो कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि सरकार तो एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे होती है, तो मतलब आप किसी भी दूसरे आइडियोलॉजी वाले को मतलब एक दरकिनार कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की हनन तो हो रही है। जी, पहली बात तो ये आप अपने दिमाग से प्रेजुडिस हटा लीजिए कि सरकार एक आइडियोलॉजी की होती है। कोई भी पार्टी जब बिगिनिंग करती है, पार्टी एक आइडियोलॉजी की होती है, सरकार नहीं होती। क्योंकि जब वो सरकार बन जाती है तो उसके ऊपर एक दायित्व होता है कि वो माइनॉरिटी को भी ध्यान में रखे। और दूसरी बात, जब कौन ये तय करेगा कि क्या चीजें संवेदनशील है या असंवेदनशील है? देखिए, समझने की आवश्यकता है, हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी को अधिकार है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वही अनुच्छेद 19(2) में ये बात कही गई है कि वो देश की अखंडता, देश की एकता, देश की संप्रभुता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर, यहाँ पर अगर किसी चीज पर चोट पहुंचती है तो जाहिर सी बात है वो जो कथन है, टिप्पणी है, वो अपने आप में असंवैधानिक हो जाती है। और ऐसे पे यदि ऐसे पे उस कंटेंट को या कमेंट को हटाया जा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी देश की अपनी सुरक्षा बनाई जा रही है। समझने की साथ ही साथ समझने की आवश्यकता है क्यों बंद किया जा रहा है, क्योंकि आपकी सोशल हार्मनी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि ट्विटर पे अक्सर ऐसे मसले आते हैं जो सांप्रदायिक रूप से तनाव भड़काए जा सकते हैं। इसका प्रबल उदाहरण रहा है कि जब जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट चलता था तो वहां पे मॉब लिंचिंग्स हो पा रही थी, स्टोन पेल्टिंग हो पा रही थी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपका ट्विटर अकाउंट था। और अगर ऐसे सरकार कानून ला रही है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं गलत है। ये आप उस चोले को या उस चश्मे को हटा के देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में बात बैठ गई है कि एक पार्टी विशेष है तो एक आइडियोलॉजी विशेष के तौर पर ही लाएगी। ये आने वाले समय में भी कानून रहेगा। अगर ऐसी बात होती तो सारे कानून हटा दिए जाते। आपके देश के अंदर फिर डेमोक्रेसी क्यों रखती है सरकार? डेमोक्रेसी खत्म कर देती। डेमोक्रेटिक रूप से अगर कानून लाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में भरोसा है, उनको भी और हमको भी रखना चाहिए। आशा करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँ। ठीक है रोहन, अब आगे बढ़ते अगले प्रतियोगी की तरफ। एकांश अग्रवाल, क्या आप मीटिंग में हैं? एकांश, ठीक है। शिवम त्रिपाठी, शिवम त्रिपाठी, क्या आप मीटिंग में हैं? राजेंद्र कुमार, क्या आप मीटिंग में हैं? मैं फिर से 3 कंटेस्टेंट्स के नाम बोल रही हूँ। एकांश अग्रवाल, शिवम त्रिपाठी, राजेंद्र कुमार। ठीक है, ये मीटिंग में नहीं है।
चलिए, तो मैं सभी प्रतियोगियों को बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने अपने एकांक सवाल जवाब से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसी के साथ आज के इस वाद विवाद को यही विराम देते हैं। रिजल्ट्स आप सभी को बता दिए जाएंगे और कल फिर मिलते हैं डिबेट के अगले पड़ाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के लिए आप रिजल्ट की जानकारी के लिए आप HLA, VIT और NIT अगरतला के इंस्टा हैंडल्स को फॉलो करते रहिए। सारे पार्टिसिपेंट्स लीव कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो मैम, एक क्वेश्चन जी हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में रिजल्ट अनाउंस होगा क्या? जी वो फेस